मिशन 2023 की तैयारी, नहीं है कोई कोताही। बीजेपी का लक्ष्य साफ, सौगात भी समीक्षा भी। इन दो तस्वीरों पर जरा गौर करिए। पहली तस्वीर उज्जैन की है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां बीजेपी अपने संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रही है। यानी सौगात से लेकर समीक्षा तक बीजेपी पूरी तरह मिशन मोड में आ चुकी है। आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूँ। और जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूँ। जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40, 30, 40, 50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो वो प्रपोजल आप मुझे आपके टूरिज्म या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से गोपाल जी के तरफ से भेज दीजिए। मैं निश्चित रूप से उज्जैन में आपको ये करके दूंगा। हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है नर्मदा प्रगति पथ का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। और ये केवल सड़क नहीं होगी, इसके दोनों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 941 किलोमीटर के आसपास होगा। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, नई टाउनशिप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इधर बीजेपी जानती है कि सौगात तो मिले, लेकिन उसका संदेश भी सही तरीके से आम जनता तक पहुंचे, इसका भी बीजेपी पूरा ख्याल रख रही है। लिहाजा सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने और कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। जाहिर है लक्ष्य 2023 और 24 ही है। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी 12 महीने जनता के बीच में काम करती है। संगठन का काम भी करते हैं, जन कल्याण का काम भी सरकार के माध्यम से संगठन करता है, तो निरंतर इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं। इधर बीजेपी सौगात और समीक्षा में व्यस्त है, तो वहां कांग्रेस भी संगठन को कसने की तैयारी में जुटी है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों में उसे कुछ खास नजर नहीं आता। केवल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है बीजेपी में। बूथ विस्तारक भी एक इवेंट मैनेजमेंट था, ढोंग था, हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे बूथ पे जो आदमी परेशान है उसकी परेशानियों को कहाँ दूर कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात वो है, मैंने कहा ना, बिजली का संकट, महंगाई का संकट, खाने के तेल का संकट, ये तमाम चीज़ें हैं जो परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है, जितने भी प्रकोष्ठ हैं जिला में है, ये यूथ कांग्रेस है, सब पूरी तरह से लगे हुए हैं। बीजेपी को 24 घंटे 12 महीने इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी कहा जाता है। सरकार और संगठन एक बार फिर पूरी तरह उसी मोड में है। एमपी में जिस तरह से दोनों तरफ से तैयारियां हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में सियासत की जंग जोरदार देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सौगात भी समीक्षा भी। तो बीजेपी की लाइन बहुत साफ है। एक तरफ लगातार सौगातों की झड़ी लगा दी जाए 2023 के पहले, और दूसरी तरफ वो तमाम चीज़ें जो 2018 में बाधा बन के सामने आई थीं भारतीय जनता पार्टी की जीत में, समीक्षा करके उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करके हटाया जाए। और इसमें सबसे अहम कड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, बूथ विस्तारक योजना। क्योंकि भारतीय चुनावी राजनीति में बूथ वो कड़ी माना जाता है जहां अगर आप अपने यानी किसी पार्टी के समर्थक मतदाताओं को ले आए अधिक संख्या में, तो ये माना जाता है कि आपकी नैया पार हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए चुनाव के करीब 17-18 महीने पहले ही कमर कस के अपने इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। जिस तरह नितिन गडकरी, ऐसा लगा कि कोई, जिस तरह से आप सपनों को सच में बदलते देखते हैं, नितिन गडकरी उसके एक प्रतीक हैं। बहुत ही काबिल केंद्रीय मंत्री हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। उनके आलोचक भी उनकी तारीफ करते हैं इसके लिए। जिस तरह से वो उज्जैन के लिए कह रहे थे कि ज़मीन से 40-50 फीट ऊपर बस आएगी और सीधे उज्जैन में, जिससे नीचे ट्रैफिक कम हो जाएगा। एक तरफ ये सौगातें हैं, आप मुझे ऐसी सड़क दे दीजिए तो इंदौर एयरपोर्ट के बजाय
उज्जैन में फ्लाइट लैंड करेगी, इधर भी ट्रैफिक रुक जाएगा, उधर भी ट्रैफिक रुक जाएगा। ये नितिन गडकरी हैं, ये उनकी सोच है। और दूसरी तरफ शिवराज जी हैं जो नर्मदा एक्सप्रेस वे के ज़रिए मध्य प्रदेश के ग्रोथ के इंजन की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वीडी शर्मा अपनी टीम के साथ डटे हैं भोपाल में, संगठन की मजबूती तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है और यही वजह है कि वो इस समय देश में, राज्यों में, जो देश के राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपनी सरकारों के साथ चमकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस सिलसिले को जारी रखना भी बीजेपी जानती है कि कम बड़ी चुनौती नहीं है। और इसी कड़ी में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये एक बार फिर बीजेपी के इसी स्ट्रेंथ की परीक्षा साबित होने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिर इसी विषय पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सौगात और समीक्षा, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, काफ़ी अच्छे लेखक, उनकी एक पुस्तक अभी चर्चा में है, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। और आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रखर युवा प्रवक्ता, नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संदीप जी मुझे समझाइए कि सौगात भी और समीक्षा भी बीजेपी की शैली है, कितनी कारगर? देखिए शरद जी, 2 तरह से हमें देखना होगा। एक तरफ रोडों की सौगात और दूसरी तरफ चुनाव का रोड मैप। ये बड़ी 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ सत्ता अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ संगठन अपना काम कर रहा है। जैसे नितिन गडकरी जी का आपने कहा कि ये देश के उन मंत्रियों में से हैं जिनके आसपास रहने वाले अधिकारी जब उन्हें सुझाव देते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, तो नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उस अधिकारी को ही हटा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें काम चाहिए। एक तरफ वो हम कहें तो ये विकास की बात चल रही है, दूसरी तरफ चुनाव का रोड मैप तैयार हो रहा है। जैसा आपने कहा कि बूथ विस्तारक की बात है शरद जी, कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में बीच बीच में समन्वय कम नजर आता है। ये जो बैठक हो रही है 2 दिन की, इसके पीछे बड़ा कारण 2023 का विधानसभा का चुनाव है। पार्टी, सरकार और सबके बीच समन्वय रहे, ये कोशिश शुरू हुई है, ये मान लीजिए इन 2 दिन की बैठक से। इसमें बूथ विस्तारक योजना की चर्चा तो होगी ही, धन संग्रह की भी बात होगी, समर्पण निधि उसकी चर्चा होगी, और आगे हमें किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य 2 लोग ज्यादा हैं, एक तो कार्यकर्ता और दूसरा हितग्राही, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या वाकई में उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये जमीनी फीडबैक लेने की शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है। ये एक बड़ी साइंटिफिक एक प्रणाली भी साबित होगी अगर ये योजना कारगर तरीके से ज़मीनी फीडबैक को पार्टी तक पहुंचाती है। और पार्टी के पास अपना एक मैकेनिज़्म होगा फीडबैक का, और यही वजह है कि काफ़ी पसीना बहाने की एक कवायद नेताओं के ज़रिए इसमें शामिल की गई है। और उसका हिस्सा संभवतः आशीष जी भी रहे हैं। पहले मैं प्रतिक्रिया लूँगा योगेश यादव जी की, फिर मुकम्मल जवाब के लिए आशीष जी की तरफ चलूँगा। योगेश जी, बीजेपी कैसी पार्टी है? आप जैसे खाटी कांग्रेसी, जिनका 4 दशकों का करीब करीब अनुभव होगा कांग्रेस के साथ जुड़े रहने का, और मौसम चाहे जितना खराब हो, योगेश यादव जैसे नेताओं की उम्मीदें कभी स्वार्थ पर केंद्रित नहीं होती हैं और ना नाराज़गी और इस पर टिकती हैं। तो प्रणाम है आपकी इस निष्ठा को भी। किस तरह देखते हैं आप बरक्स बीजेपी के इस चैलेंज को, क्योंकि समीक्षा भी है, सौगात भी है? जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं इस पे सौगात शब्द पर ही आपत्ति करता हूँ। ऐसी क्या सौगात को हम ग्रहण करें जहाँ विकास तो नजर आ रहा है लेकिन व्यावसायिकता भी उसके अंदर निहित है। मुझे बहुत दुख होता है जब पता चलता है कि हम सड़क दे रहे हैं अच्छे और उसकी आवश्यकता भी, उसके लिए टैक्स लेना जरूरी, लेकिन इतना कितना टैक्स कि इंदौर से भोपाल तक जाने में हमें 300 रुपए से ज्यादा का खर्च हो जाए एक सामान्य मीडियम क्लास लाइट व्हीकल पर, 4 व्हीलर्स पर। तो इसको सौगात नहीं कहूंगा, इसको मैं एक तरीके की व्यावसायिकता कहूंगा। चलिए, आप व्यावसायिकता के नाम पर भी विकास की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यदि जनोपयोगी बातचीत आप ध्यान में रखकर करें कि जो व्यवहारिक धरातल पर कितनी कठिन है। आज मैंने नितिन गडकरी साहब को बहुत गौर से सुना, लेकिन मुझे बहुत बड़ा विस्तार पर इस बात पर विवरण हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें उनकी अव्यवहारिक और जिसको कह सकता हूँ काल्पनिकता के धरातल पर नजर आई।
उस पर मैं तर्क करने के लिए तैयार हूं कि वो बात आज तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि उनका मोटो क्या है। यदि वो ये घोषणा करते कि हम इंदौर से भोपाल के बीच में 4 व्हील ये 2 लेन कर देते और दोनों तरफ से हम करते, जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल जोन हो गया इंदौर से उज्जैन के भीतर, तो उज्जैन से इंदौर का जो बीच का मार्ग है उसको 2 लेन करना बहुत जरूरी है। और जहां तक उनकी बातों में मुझे जिस तरीके से कह रहे थे कि ऊपर से बस नीचे से बस जाएगी और ऊपर से आना चाहिए, तो भौगोलिक क्षेत्र से उज्जैन, चूंकि उज्जैन मेरा लगा हुआ है और हम लोगों का धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र बहुत सारा उज्जैन है, तो उज्जैन में ऐसी कोई जगह की कमी नहीं। कुंभ के दौरान भी वहां काफी रिंग रोड का निर्माण किया गया। रिंग रोड को आप और सर्कल ड्राइव करते तो उसके बाद और तकनीकी प्रणाली हो सकती है, लेकिन अब मैं नहीं समझता हूं कि उनकी परिकल्पना क्या है। अच्छा, परिकल्पना के साथ जैसे अभी शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि हम नर्मदा के लिए हमारा एक 950 किलोमीटर का एक और प्रोजेक्ट है, तो इन सभी बातों के लिए जब तक हम अपनी रेवेन्यू को जनरेट ना करें, जब तक हम पैसा ना बनाएं, जब तक ये घोषणा करने के बाद यदि काम भी शुरू होता है तो उसका सीधा भार यात्रियों को पड़ता है, उपभोक्ता को पड़ता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सरकार अपनी व्यावसायिकता को कम करके जनोपयोगी और सौगात जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ा पवित्र शब्द होता है और प्रजातंत्र में सौगात का एक अपना मूल्य होता है, सौगात के अंतर्गत ये चीजें को दे, ना कि व्यावसायिकता के अंतर्गत। धीरे धीरे शने शने क्या हो रहा है कि सरकारी तंत्र पर भी जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका जो भार जनता पर पड़ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, और इस बात में हमें चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। हम सौगात कहते हैं कि हम तो जी मैं जवाब देता हूं, हवाई अड्डे बना देंगे, हवाई अड्डे बना देंगे, लेकिन आप इतना टैक्स ले लेंगे कि आदमी का दम घुट जाएगा, डीजल पेट्रोल में दम घुट जाएगा, रोड टैक्स में दम घुट जाएगा। तो इस तरीके की सौगात हमारे लिए सौगात नहीं कहलाती। सौगात नहीं है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है आशीष जी, और उनका कहना है कि आप प्राइवेटाइजेशन के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, जनता पर भार और बोझ बढ़ा रहे हैं, तो हम इसको सौगात नहीं मानेंगे, ये कांग्रेस का आरोप है। ओवरऑल पूरे मसले पर संदीप पौराणिक जी की टिप्पणी को भी ध्यान में रखिए और योगेश जी की, और जो उनकी बातें आरोप के तौर पर हैं उनका जवाब दीजिए। जी आशीष जी। जी देखिए, जब आदरणीय योगेश जी परिकल्पना पर कुछ टिप्पणी कर रहे थे तो मुझे 1903 का वो वाकया याद आता है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार ये घोषणा की कि वो कुछ ऐसा आसमान में उड़ाएंगे जो हवा से भारी है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनकी बड़ी एक आलोचना में एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा था, परंतु वो एक मशहूर उड़ान हुई और आज इंसान बाय एयर भी ट्रेवल करता है और बड़ा सामान्य हो गया है। तो जिस परिकल्पना पे मेरे मित्र उंगली उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भविष्य में पूरी तथ्यात्मक रूप से आपको साकार होता दिखेगा। आप भी हम पर विश्वास रखिए। आपकी जो विकास की अवधारणा है योगेश यादव जी, मुझे लगता है कि शायद वो यूपीए की 10 साल की विकास की अवधारणा से भी मैच नहीं खाती, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, जो आप एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, उससे मालूम होता है कि जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है तभी इस देश के व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है। और किसी ने कहा था कि अमेरिका इसलिए रिच नहीं है क्योंकि वहां पर पैसे वाले ज्यादा हैं, अपितु इसलिए है क्योंकि वहां पर रोडें अच्छी हैं। तो ये जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसका इकोनॉमी पे जितना अच्छा इंपैक्ट पड़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको कमलनाथ जी के समय हुई मैग्निफिसेंट एमपी समिट को याद रखना चाहिए, जब कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई रोडों को और विस्तार को इन्वेस्टर्स के सामने परोसा था। खैर ये अलग बात है, मूल मुद्दे पे लौटते हैं। देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे जी कहते थे कि हम सत्ता में हो या ना हो, हमारी जनता से पहचान निरंतर बनी रहनी चाहिए और इस काम को पार्टी सरकार को सौंप के विरक्त नहीं हो सकती, और यही मूल भाव है। भारतीय जनता पार्टी जब 15 महीने विपक्ष में थी तो कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री निवास से नहीं निकलते थे, शिवराज जी और हमारे विधायक जनता से खेत में खड़े हुए दिखाई देते थे, उनकी पीड़ा को हटाने का प्रयास करते थे। और आज जब हम सरकार में हैं, डबल इंजन सरकार में हैं, तो हमारी जनहितैषी योजनाओं का लोहा मुझे लगता है आने वाले 50 साल तक माना जाएगा, चाहे वो आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, अन्य योजना हो, ऐसी सभी योजना का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेसी क्या करेंगे? कांग्रेसियों के पास या तो वो दिग्विजय सिंह जी का लालटेन वाला युग याद दिलाने को है, या 15 महीने की वो वादा खिलाफ भ्रष्टाचारी कमलनाथ सरकार
जिसमें सब कुछ खराब हो गया था। और मजे की बात यह कि हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं और कांग्रेसी आपस में ही लड़ते रहते हैं। 2023 में भी यही होगा। आज अजय सिंह राहुल भैया जी ने अपनी एक पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी नए नए आए मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा मेरे साथ दौरा करो। मैंने दौरा किया, कांग्रेसियों ने खटिया तोड़ के मेरी ही चुरट विधानसभा को हरवा दिया। इससे पहले अरुण यादव ने कहा था कि उनकी फसल लुट गई थी। कमलनाथ जी की बैठक होती है, उसमें दिग्विजय सिंह नहीं आते, अरुण यादव नहीं आते हैं, ये सब दूरी बना लेते हैं। घर घर चलो अभियान, कार चलो अभियान हो जाता है और कमलनाथ जी जहां जाते हैं वहां पे 2 लोग इस्तीफा दे देते हैं। तो बहुत मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी संगठन नहीं है। हम 365 दिन 5 साल तक जनता की अदालत में खड़े दिखाई देते हैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, और कांग्रेसी चुनावी मेढक की तरह जब मौसम आता है तभी निकलते हैं। योगेश जी, कुछ बड़ा तीखा हमला भी रहा है आपके युवा मित्र का, क्या कहेंगे आप? कई बातें उन्होंने आपकी तरफ धकेली हैं कि पहले आप अपना घर संभालिए, फिर आप बीजेपी की घेराबंदी की तैयारी करिए। जी बहरहाल क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, मुझे आशीष जी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि आवरण कुछ चढ़ा हुआ है तो ठीक है, प्रवक्ता के दायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन इस सत्य को वो भी स्वीकार किया जाएगा, वो स्वीकार करेंगे इस बात को। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको हम सौगात कह रहे हैं, जिसको हम जन कल्याण कह रहे हैं, वो एक समाज में नेपथ्य में छुपी हुई व्यावसायिकता है। देश बिक रहा है, प्लेटफॉर्म बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, रोड बिक रहा है, सामान बिक रहा है। देश में जिस तरीके से आम आदमी भूख से बढ़ता जा रहा है, भूख की तरफ वो बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है। आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी का दर्द तो पहचानिए, आप कहाँ जा रहा है आदमी, चाहे उसकी किराने का सामान हो या सब्जी का हो, चाहे टोल टैक्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे प्लेटफॉर्म का टिकट हो, चाहे रेल की यात्रा हो, चाहे हवाई जहाज का निजीकरण हो, चाहे देश की व्यवसायिकता। आप देखिए देश को, आपकी परिकल्पना क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इस देश को बेचकर, इस देश को शने शने बर्बाद करके 135 करोड़ की जनसंख्या को गरीब से गरीब, बद से बदतर करते करते हम सौगातें देंगे? ये सौगात शब्द तो आपके लिए अपवाद है। और आपने अपनी पार्टी पर बात नहीं की, आपने फिर एक बड़े, मैं बता रहा हूँ, बड़े फलक की बात की आपने। जी, कांग्रेस ने शरद जी इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि यदि प्लेटफॉर्म पर एक गरीब आदमी आता है और 5 रुपए का टिकट लेकर वो यात्रा करता है, तो उसको लगता है, उसको प्यार रहता है कि ये मेरी ट्रेन है, ये मेरी हाट की वो दुकान है कि जहां मुझे 15 पैसे या 20 पैसे के अंदर सब्जी मिल जाया करती थी, ये मेरा भोजनालय है कि जहां पर मैं 3 रुपए में लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के दर्द पर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो टिकट चाहते हैं और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए राजनीति की महत्वपूर्ण ट्रेन की सवारी चाहते हैं, उनके इरादों को भी कहीं चोट ना पहुंचे। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। उनके इरादे, विकास कभी भी बुरा नहीं होता है, विकास बाधा नहीं होती, लेकिन विकास के साथ हमें उस व्यक्ति का भी ध्यान रखना है कि हम चंद व्यक्तियों का विकास कर रहे हैं या समाज के अंतिम व्यक्तियों का विकास कर रहे हैं। अभी मेरे भाई आशीष जी बात कर रहे थे कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी के पूरे प्रोग्राम के अंदर रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए, मध्य प्रदेश में धन कैसे अर्जित किया जाए, कैसा रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ, इसके बारे में आशीष जी ने कुछ नहीं बोला। शिवराज सिंह जी क्या कर रहे हैं, शिवराज जी का क्या दृष्टिकोण है, क्या नियोजन है, ये आज तक स्पष्ट नहीं है। और कर्ज लेकर घी पर घी पिए जा रहे हैं और घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे पीसी भाई ने कहा कि इवेंट की सरकार है ये सब, और इवेंट नजर आ रहे हैं। आपका चलिए सर मुझे मौका दीजिए। संदीप पौराणिक जी, राजनीति का एक बड़ा ये भी दिलचस्प पहलू है कि अब यहाँ तारीफें होना बंद हो गई हैं। चाहे कमलनाथ जी की सरकार के समय कुछ तो ऐसा उन्होंने भी कोशिश की होगी जो ठीक दिशा में बढ़ती हुई चीज़ें होंगी, और बीजेपी की सरकार से भी आपके, जबकि दोनों ही सरकारों का कमिटमेंट जनता के लिए है, तो ऐसे में लोकतंत्र में सरकारों से किसी बहुत बड़ी चूक की उम्मीद करना या तो वो बहुत ही बड़ी अज्ञानता होगी या बहुत बड़ा दम्भ और बहुत बड़ा एक दर्प होगा जिसकी वजह से वो डिरेलमेंट की तरफ बढ़ती होगी। लेकिन आप अगर दोनों पार्टियों की तैयारियों को ध्यान में रखें, जिसकी बात हम भी कर रहे हैं, सत्ताधारी दल के पास एडवांटेज ये है मध्य प्रदेश में जो सत्ताधारी दल है कि उसी की सरकार, उसी की पार्टी की सरकार केंद्र में है। डबल इंजन सरकार हो जाती है। डबल इंजन सरकार में आपकी घोषणाएं ज़्यादा तेज़ी से इम्प्लीमेंट होती हैं। अपोजिशन के विधायक को कई हार्डशिप्स झेलनी पड़ती हैं। इनको हम इनके सामने रखते हुए भी आप संगठनात्मक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं?
देखिए शरद जी, बीजेपी और कांग्रेस के काम करने की शैली को अगर हम देखते हैं तो दोनों में बड़ा फर्क नजर आता है। बीजेपी को हम देखते हैं तो वो 24/7 काम करती है। कांग्रेस के कई नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। राजनीति पार्ट टाइम नहीं रही अब, आपको फुल टाइम राजनीति करनी पड़ेगी, पूरे समय सक्रिय रहना पड़ेगा। बीजेपी के संगठन की एक सबसे बड़ी खूबी शरद जी ये लगती है कई बार कि उनके यहाँ अगर ऊपर से जो बात कही जाती है वो बूथ लेवल तक मानी जाती है। कांग्रेस में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से जो बात चलती है वो नीचे तक पहुंचती है, क्योंकि वहां बटी हुई दिखती है। आज जो हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी अलग दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह अलग दिख रहे हैं, अरुण यादव अलग हैं, अजय सिंह अलग हैं, तो ये जब बंटवारा होता है किसी राजनीतिक दल का तो आप ये मानिए वो कमजोर हो जाता है। कार्यकर्ता तक संदेश ये जाता है कि हमारे ऊपर के नेता बटे हुए हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ये सारे नेता कम से कम बंद मुट्ठी के तौर पर नजर तो आए, जो बीजेपी में नजर आता है कम से कम। ये बात सही है, मैं योगेश जी से जवाब लूंगा, लेकिन पहले आशीष जी की एक टिप्पणी ज़रूर लूंगा। आशीष जी, बंद मुट्ठी के साथ एक चुनौती भी है कि मुट्ठी जब तक बंद है तो वो लाख रुपए की है और खुल जाती है तो खाक की हो जाती है, राख के बराबर हो जाती है। लेकिन बंद मुट्ठी के अंदर भी कई चुनौतियां होती हैं। बंद मुट्ठी दिखती तो बंद है, लेकिन कई बार उसके अंदर कई परतें होती हैं, जैसे गोभी या प्याज में होती हैं, और ये परतें बंधी हुई तो दिखती हैं, लेकिन जरा सी गांठ खुली तो बिखरना भी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती ये है, लेकिन किसी भी संगठन को तमाम अगर मगर को ध्यान में रखते हुए भी अपनी बंद मुट्ठी की लाज रखनी चाहिए। आपकी टिप्पणी। जी आशीष जी। जी देखिए, मैं इस परतों पे लौटता हूं। पहले जो मेरे मित्र व्यवसायिकता की बात कर रहे थे, जरा उस पर मैं कुछ बात करता हूं। तो देखिए, व्यवसायिकता क्या होती है कि जब आप संबल योजना, दीनदयाल रसोई योजना बंद कर देते हैं 15 महीने की सरकार में आने के बाद और आईफा अवार्ड्स कराते हैं, जब आप पूरे के पूरे 15 महीने की सरकार रेत नीति, शराब नीति और तबादला नीति बनाने में चला देते हैं और उसका पैसा अधिकारियों के माध्यम से 10 जनपद में पहुंचाते हैं, उसको व्यवसायिकता कहते हैं। व्यवसायिकता कहते हैं कि आपने लिखित जो झूठ बोला था अपने वचन पत्र में कि आप 5 रुपए डीजल पर, पेट्रोल पर वैट कम करोगे, वो आप बढ़ा देते हैं और उसके बाद भी आप मध्य प्रदेश की जितनी भी जन हितैषी योजना है उस पर पलीता लगा देते हैं, अंत्योदय योजना बंद कर देते हैं। ये व्यवसायिकता होती है। मैं इसको हास्यास्पद कहूं या दोहरा चरित्र, मुझे समझ नहीं आता कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 1991 में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की नरसिम्हा राव की सरकार में, उसको आज ये प्राइवेटाइजेशन पर उंगलियां उठाते हैं। ये जब 10 साल की यूपीए की सरकार में जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते थे, ये कहते थे कि भार वाली संपत्तियों को निकालना ही ठीक है, आज कहते हैं कि उसमें देश बेचा जा रहा है। इनको सच्चाई ये है कि इनको ये बौखलाहट है कि जो काम ये नहीं कर सके आजादी के 70 साल बाद तक, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कैसी कर रही हैं। मैं उस पर बाद में लौटूंगा। चलिए ये आज कोई बजट के बाद बहस नहीं हो रही है जिसमें किस पे कितना बोझ पड़ा, उस पर नहीं, मैं 30 सेकंड और लूंगा। उस पर हम पर्याप्त जानकारी दे चुके हैं कि जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ या कर नहीं लगाए, तो कृपया भ्रमित ना करें। अब आपने कही परतों की बात। देखिए, निश्चित ही जब एक 5 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल होता है तो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल चलाना निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। परंतु कहते हैं ना कि जो पेड़ जड़ों से जुड़े होते हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वो आंधी पानी में गिरते नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो एक विचार के लिए काम करती है, जहां बहुत स्पष्ट है कि हम अपने विचार को बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, तो ये सारी चुनौतियां बौनी हो जाती हैं और अंत में जन भावना और राष्ट्र प्रथम ही सबसे पहले नजर आती है। चलिए, मैंने कहीं स्टेटमेंट जरूर पढ़ा था आईफा की, आप लोग बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन पढ़ा ज़रूर था कि पर्यटन मंत्री ने कहा था अगर सब ठीक रहा, बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, तो हम भी आईफा अवार्ड कराने के बारे में, सब ठीक ठाक रहा, कोविड तो हम कराने के बारे में विचार करेंगे। बहरहाल आईफा में कोई चुनौती या माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि आईफा हमारी संस्कृति नहीं है। आईफा में लगने वाला पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा में जाए, भोजन में जाए, ये हमारी सरकार करेगी। योगेश जी, आपने सुनी बात कि आईफा में कोई दम नहीं है, उसका पैसा आशीष जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए इस्तेमाल हो, तमाम बेहतरी के लिए चीज़ें हों, और उन्होंने परतों की भी बात बड़ी गरिमा से मानी है कि हाँ, चुनौतियां रहती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आपका कंक्लूडिंग
कमेंट, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास, एक संक्षेप में आपकी टिप्पणी जी। शरद जी, आशीष जी ने जितना भी कुछ कहा ना, कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति का बखान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति हो गई है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक कांग्रेस फोबिया इतना जबरदस्त है कि इनकी व्यक्तिगत उत्पादकता और नियोजन शून्य है। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, इस पर व्याख्या की जा सकती है। संदीप जी हैं, आप वरिष्ठ शरद जी हैं, इनके पास उत्पादकता नहीं है, नियोजन नहीं है, इनके पास प्लानिंग नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, प्रधानमंत्री उठते हैं कांग्रेस कांग्रेस, मुख्यमंत्री उठते हैं कांग्रेस, कहीं कमलनाथ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कुछ दिन पहले कि 2023 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जिस 2023 में, ये बहुत पहले भी इन लोगों ने घोषणा की थी कि कांग्रेस फिर, और ये जैसे अभी संदीप जी कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत सारी गुटबाजी है, फिर भाई क्या चमत्कार हो जाता है कि 2018 में हम सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस की यही तो है, अनेकता में एकता का नारा तो हम लेकर चलते हैं, हमें आप बटे हुए देखते हैं, और जब हम संगठित होकर उतरते हैं तो शरद जी आपकी बात बिल्कुल सही अक्षरशः निकलती है कि इनकी मुट्ठी बंद मुट्ठी है, लेकिन वो लाख की नहीं है, वो खाक की है। और आने वाला समय ये बता देगा। हम भाजपा नहीं करते रहते हैं, कांग्रेस की अपनी एक नीति है, कांग्रेस का एक नियोजन है, कांग्रेस की अपनी एक प्रोडक्शन नीति है, उत्पादकता है, जो इनके पास शून्य है। इनके पास विचार है क्या? 70 साल में ये किया था, 15 महीने में ये किया था। चलिए चलिए वक्त कम है मेरे पास, ये कर रहे हैं। अरे भाई, इसके अलावा भी कुछ है, कुछ और है दुनिया में। कांग्रेस के अलावा भी बोलना सीखिए और कुछ भी। और प्रधानमंत्री जी को भी समझाइए कि इतना कांग्रेस का नाम ना लिया करें। शिवराज सिंह जी को भी समझाइए। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी लाइन हो चुकी है आज तक कि सुबह उठना कांग्रेस को गाली बकना, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए सर, चलिए, एक बड़ी अच्छी गज़ल है, उसका मुझे याद आ गया, शुरुआती मिसरा क्या बोलते हैं उसको, कि उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं करते, कहते की जगह यहाँ कुछ नहीं करते। तो इससे बाहर भी निकलना चाहिए, दोनों ही दलों को निकलना चाहिए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर चर्चा चाहिए इनको देश के लिए, आत्मावलोकन एक बड़ी अच्छी प्रणाली है, और जो अपना विश्लेषण करता है वो, उसको खींच नहीं होती, वो नाराज़ नहीं होता, वो चाहे बीजेपी हो या वो चाहे कांग्रेस हो, वो मुस्कुराता है अपनी निर्मम से निर्मम आलोचना सुनकर भी। हालांकि ये शायद अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में लीडिंग कैपेसिटी में काम करते हैं, उनका भी यही कहना है कि इतने निषेधात्मक खबरें रोज़ हम सुनते हैं कि इनके बीच में हमें मुस्कुराना हमारी आदत ही नहीं, हमारे अंदर से वो मुस्कुराहट निकलनी चाहिए। तो आप दोनों के लिए ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अब आरोप प्रत्यारोप से चुनाव में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चुनाव के नज़दीक खड़े हैं हम, लेकिन बहुत दूर है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। तो अब वक्त आपको अपनी उपलब्धियों पर और अपने गुणों पर चर्चा करने का भी है। और दोनों राजनीतिक दल जितना एक दूसरे की आलोचना में समय ज़ाया कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, उतना अगर वो अपने गुणों के प्रदर्शन में करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता को ये समझ में आएगा कि आप बीजेपी यानी जो सत्ता में है वो क्या करने जाएगी अगर 2023 में जनता उसे फिर मौका देती है तो। और कांग्रेस के पास भी ये मौका है कि वो भी ये बताए कि अगर हम लौटते हैं तो हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो इससे थोड़ा सा उभरने की कोशिश अब शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया पौराणिक जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, यूजर चार्ज बीजेपी रिचार्ज। नमस्कार।